नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टीफन आर कवी की बुक अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। जब भी आप किसी भी काम की शुरुआत करें तो उसके अंत को ध्यान में रखकर ही शुरुआत करें। ये दूसरी आदत है व्यक्तिगत लीडरशिप के सिद्धांत। जो कुछ हमारे भीतर है उसकी तुलना में हमारे पीछे और आगे के मामले बहुत छोटे हैं। ओलिवर वेंडेल होम्स, ये उन्होंने कहा है, जो कुछ हमारे भीतर है उसकी तुलना में हमारे पीछे और आगे के मामले बहुत छोटे हैं। कृपया अगले कुछ पृष्ठ पढ़ने के लिए कोई ऐसी जगह खोजें जहां आप अकेले हों और वहां कोई व्यवधान ना हो। अपने दिमाग से बाकी सारी चीज़ें बाहर निकाल दें। सिर्फ पढ़ने तथा मेरे सुझाव मानने पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। मैंने टाइम टेबल, कामकाज, परिवार या मित्रों के बारे में चिंता न करें। सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मस्तिष्क को सचमुच खोल दें। अपनी मानसिक आंख से खुद को किसी प्रियजन की अंत्येष्टि में शामिल होते देखें। यह तस्वीर देखें कि आप अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए कार से कब्रिस्तान जा रहे हैं, कार पार्क कर रहे हैं और उससे बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही आप इमारत में दाखिल होते हैं, आपको फूल दिखाई देते हैं और धीमा धीमा संगीत सुनाई देता है। अगर जाने पर आपको मित्रों और परिवार वालों के चेहरे दिखते हैं, आपको उस प्रिय व्यक्ति के बिछड़ जाने का दुख होता है, परंतु आपको खुशी भी होती है कि वह आपके करीब रहा था। ये दोनों भाव वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के दिल में होते हैं। जब आप कमरे के अगले हिस्से तक पहुँचते हैं और ताबूत में झांकते हैं तो आपको अचानक अपना चेहरा दिखाई देता है। यह आपकी अंत्येष्टि है जो आज से 3 साल बाद होगी। ये सब लोग आपके सम्मान में एकत्रित हुए हैं। वे आपके जीवन के बारे में प्रेम तथा सराहना की भावनाएं व्यक्त करने आए हैं। आप बैठ जाते हैं और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करते हुए अपने हाथ में रखे कार्यक्रम पर नज़र डालते हैं। 4 वक्ता बोलने वाले हैं। पहला वक्ता आपके परिवार का सदस्य है, आपका कोई करीबी या दूर का रिश्तेदार है। यह आपका पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी, चाचा, चाची, चचेरे, भाई, बहन या दादा दादी में से कोई भी हो सकता है, जो दूर दूर से आपकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए आए हैं। दूसरा वक्ता आपके मित्रों में से एक है, जो इस बारे में बताएगा कि आप व्यक्ति के रूप में कैसे थे। तीसरा वक्ता आपके ऑफिस या व्यवसाय का सहकर्मी है और चौथा आपके चर्च या उस सामुदायिक संस्थान का है जहां आपने अपनी सेवाएं दी हैं। अब गहराई से सोचें, आप क्या चाहते हैं कि इनमें से हर वक्ता आपके और आपके जीवन के बारे में क्या कहें? आप उनके शब्दों में अपना किस तरह का प्रतिबिंब देखना पसंद करेंगे कि आप किस तरह के पति, पत्नी, पिता या माता थे, किस तरह के पुत्र या पुत्री या चचेरे भाई थे, किस तरह के मित्र थे, किस तरह के सहकर्मी थे। आप अपने चरित्र को किस रूप में देखा जाना पसंद करेंगे। आप क्या चाहेंगे कि वे आपके किन योगदानों या उपलब्धियों को याद रखें। ध्यान से अपने आसपास के लोगों की ओर देखें। आप उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाना पसंद करेंगे। इससे पहले कि आप आगे पढ़ें, कुछ मिनट निकालकर अपने विचार लिख लें। इससे दूसरी आदत के बारे में आपकी व्यक्तिगत समझ काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें का क्या अर्थ है? अगर आपने इस काल्पनिक अनुभव के बारे में गंभीरता से हिस्सा लिया है तो आपने पल भर के लिए ही सही अपने कुछ गहरे और आधारभूत जीवन मूल्यों को छू लिया था।
आपने अपने प्रभाव के वृत्त के केंद्र में स्थित आंतरिक मार्गदर्शन तंत्र के साथ क्षणिक संपर्क स्थापित कर लिया था। जोसेफ एडिसन के शब्दों पर विचार करें। जब मैं महान लोगों की समाधियों को देखता हूँ तो मेरे अंदर ईर्ष्या का हर भाव मर जाता है। जब मैं सुंदर लोगों के समाधि लेख पढ़ता हूँ तो मेरी हर प्रबल इच्छा बाहर हो जाती है। जब पुत्र की समाधि के पत्थर पर माता पिता के दुख से मेरा सामना होता है तो मेरा हृदय करुणा से भर उठता है। जब मैं स्वयं माता पिता की समाधि देखता हूँ तो मैं उन लोगों के लिए शोक मनाने की निरर्थकता पर विचार करता हूँ जिनके पीछे हम भी जल्दी ही चले जाएंगे। जब मैं सम्राटों को उन लोगों के पास लेटे देखता हूँ जिन्होंने उन्हें गद्दी से हटाया था, जब मैं शत्रु विद्वानों को पास पास बनी कब्रों में देखता हूँ या उन धार्मिक व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट दफन देखता हूँ जिन्होंने अपने विवादों से विश्व को विभाजित किया था, तो मैं मानव जाति की छोटी छोटी प्रतिस्पर्धाओं, गुटबंदियों और विवादों पर विचार करते हुए दुख और आश्चर्य से भर जाता हूँ। जब मैं लोगों की समाधियों पर लिखी मृत्यु की अलग अलग तारीखें पढ़ता हूँ जिनमें से कुछ कल की होती है और कुछ 600 साल पहले की, तो मैं उस महान दिन के बारे में सोचता हूँ जब हम सब समकालीन होंगे और एक साथ नजर आएंगे। हालांकि दूसरी आदत जीवन की कई अलग अलग परिस्थितियों और स्तरों पर लागू होती है, परंतु अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। को लागू करने का सबसे मूलभूत तरीका यह है कि आप आज अपने जीवन के अंत की छवि, तस्वीर या पैराडाइम को ध्यान में रखकर शुरू करें। आप अपने जीवन के अंत को संदर्भ का वह पैमाना या मापदंड बना लेते हैं जिसके द्वारा बाकी हर चीज़ की जांच की जाती है। आपके लिए जो सचमुच सबसे महत्वपूर्ण है उसकी पृष्ठभूमि में आप यह जांच करते हैं। आपके समग्र जीवन की पृष्ठभूमि में जीवन के हर हिस्से की जांच की जा सकती है, जिसमें आज का व्यवहार, कल का व्यवहार, अगले सप्ताह का व्यवहार और अगले महीने का व्यवहार शामिल हैं। उस अंत को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी भी दिन आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य उस मापदंड की अवहेलना न करे जिसे आपने सबसे महत्वपूर्ण के रूप में परिभाषित किया है। साथ ही आप यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके जीवन का प्रत्येक दिन उस सपने को साकार करने में सार्थक योगदान दे जिसे आपने अपने पूरे जीवन के लिए देखा है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने का मतलब अपनी मंजिल को अच्छी तरह समझकर यात्रा शुरू करना है। इसका अर्थ यह समझना है कि आप कहाँ जा रहे हैं ताकि आप बेहतर ढंग से यह जान सके कि आप वर्तमान में कहाँ हैं, ताकि आपके भविष्य के कदम हमेशा सही दिशा में हो। गतिविधियों के जाल या जीवन की व्यस्तताओं में फंसना बहुत ही आसान है। यह बहुत आसानी से हो सकता है कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आप कड़ी मेहनत करते जाएं और अंत में आपको पता चले कि आपकी सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी हुई थी। यह संभव है कि आप बहुत व्यस्त हो परंतु बहुत प्रभावकारी ना हो। लोग अक्सर यह पाते हैं कि उन्होंने जो सफलताएं हासिल की है वे खोखली है। उन्हें अचानक यह एहसास होता है कि ये सफलताएं उन्हें ऐसी चीज़ों की कीमत पर मिली है जो उनके लिए कहीं अधिक मूल्यवान थी। हर व्यवसाय के लोग
डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, राजनेता, बिजनेस प्रोफेशनल्स, खिलाड़ी और प्लम्बर अक्सर अधिक आमदनी, अधिक प्रतिष्ठा या अधिक व्यावसायिक दक्षता हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं और अंत में इन लोगों को पता चलता है कि लक्ष्य हासिल करने की प्रबल इच्छा ने उन्हें उन चीज़ों के प्रति अंधा कर दिया था जो दरअसल उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और अब वे चीज़ें जा चुकी हैं। जब हम वास्तव में यह जान लेते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें सचमुच महत्वपूर्ण है, जब हम उस तस्वीर को ध्यान में रखकर हर दिन अपना प्रबंधन करते हैं और वही काम करते हैं जो सचमुच हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर सीढ़ी सही दीवार से ना टिकी हो तो हमारा हर कदम हमें ज़्यादा तेज़ी से गलत जगह की ओर ले जाता है। हो सकता है हम बहुत व्यस्त हों, बहुत कार्यकुशल हों, परंतु हम सच्चे अर्थों में प्रभावकारी तभी होंगे जब हम अंत को ध्यान में रखकर शुरू करेंगे। अगर आप सावधानी से इस बात पर विचार करें कि आप अपनी अंत्येष्टि के अनुभव में अपने बारे में क्या सुनना चाहते थे, तो आपको सफलता की अपनी परिभाषा मिल जाएगी। हो सकता है यह परिभाषा उस परिभाषा से बहुत अलग हो जो आपने इससे पहले सोच रखी हो। शायद शोहरत, सफलता, धन या अन्य चीज़ें उन्हें पाने की हम कोशिश करते हैं, वे सही दीवार का हिस्सा ही ना हो। जब आप अंत को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं तो आप नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। अपने मित्र की मृत्यु पर एक आदमी ने दूसरे से पूछा, वह कितना छोड़ गया? मित्र ने जवाब दिया, वह सब कुछ छोड़ गया। सभी चीज़ें 2 बार बनती हैं। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी चीज़ें 2 बार बनती हैं। सभी चीज़ों की प्रथम रचना मानसिक होती है और द्वितीय रचना भौतिक होती है। मकान बनाने के उदाहरण को देखें। पहली कील को हथौड़े से ठोकने से पहले ही आप मकान की योजना पूरे विस्तार से बनाते हैं। आप बहुत स्पष्टता से यह देखने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरह का घर चाहते हैं। अगर आप परिवार केंद्रित घर चाहते हैं तो आप एक पारिवारिक कक्ष की योजना बनाते हैं जहां परिवार के सब लोग सहजता से एक साथ उठ बैठ सकें। आप सरकने वाले दरवाज़ों तथा बाहर के आंगन की योजना बनाते हैं जहां बच्चे खेल सकें। आप काफ़ी मेहनत से सोचते हैं। आप अपना दिमाग तब तक दौड़ाते हैं जब तक आप स्पष्ट रूप से अपने मन में यह तस्वीर ना देख लें कि आप क्या बनाना चाहते हैं। फिर आप इसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं और निर्माण योजना तैयार करते हैं। यह सब मकान की नींव रखने से पहले किया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो द्वितीय रचना यानी भौतिक निर्माण में परिवर्तन करना आपको बहुत महंगा पड़ेगा, जिससे आपके घर की लागत दुगुनी हो सकती है। बढ़ाई का नियम, 2 बार नापो, 1 बार काटो। ये बढ़ाई का नियम है। 2 बार नापो, 1 बार काटो। आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रथम रचना यानी ब्लूप्रिंट सचमुच वही है जो आप चाहते हैं और अपने हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह विचार कर लिया है। इसके बाद ही आप मकान को ईंट और सीमेंट से बनाते हैं। हर दिन आप निर्माण स्थल पर जाते हैं और ब्लूप्रिंट निकाल कर देखते हैं कि उस दिन क्या बनेगा। आप अंत को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं। दूसरे उदाहरण के तौर पर किसी व्यवसाय को देखें। अगर आप अपने व्यवसाय को सफल बनाना चाहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बाजार के लक्ष्य के संदर्भ में
सावधानी से सोचते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट या सेवा देना चाहते हैं। फिर आप उस लक्ष्य को पाने के लिए व्यवसाय के सभी तत्वों को जुटाते हैं, जिनमें पूंजी, शोध और विकास, संचालन, मार्केटिंग, कर्मचारी, भौतिक सुविधाएं आदि शामिल हैं। आप जिस हद तक अंत को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं, अक्सर उसी से यह तय होता है कि आपका व्यवसाय सफल होगा या नहीं। अधिकांश व्यावसायिक विफलताओं की नींव प्रथम रचना के दौरान ही डल जाती है, जब कम पूंजी, बाजार की गलत समझ या व्यावसायिक योजना के अभाव जैसी समस्याएं पैदा होती है। यही बच्चों के पालन पोषण के बारे में सही है। अगर आप बच्चों को जिम्मेदार और आत्म अनुशासित बनाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों के साथ दैनिक व्यवहार में आपको इस लक्ष्य को स्पष्टता से ध्यान में रखना होगा। आप उनमें से ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जिससे उनका आत्म अनुशासन या आत्मसम्मान कम हो। लोग इस सिद्धांत का प्रयोग कमोबेश जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में करते हैं। किसी यात्रा पर जाने से पहले आप अपनी मंजिल तक तय करते हैं और सर्वोत्तम मार्ग से यात्रा करने की योजना बनाते हैं। बगीचा लगाने से पहले आप अपने मस्तिष्क में और संभवतः कागज पर भी इसकी योजना बनाते हैं। भाषण देने से पहले आप उसे कागज पर लिखते हैं। आंगन में लैंडस्केपिंग करने से पहले आप उसकी कल्पना करते हैं। सुई में धागा डालने से पहले ही आप उन कपड़ों की डिज़ाइन बनाते हैं जिन्हें आप सिलना चाहते हैं। जिस हद तक हम दो रचनाओं के सिद्धांत को समझते हैं और उन दोनों की ही जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, उसी हद तक हम अपने प्रभाव के वृत्त में कार्य करते हैं और इस वृत्त की सीमाएं बढ़ा लेते हैं। जिस हद तक हम इस सिद्धांत के सामंजस्य में काम नहीं करते और प्रथम रचना की जिम्मेदारी नहीं लेते, उसी हद तक हम अपने प्रभाव के वृत्त को छोटा कर लेते हैं। सुनियोजित या स्वयंमेव, बाय डिजाइन और डिफ़ॉल्ट। सिद्धांत यह है कि सभी चीज़ें दो बार बनती हैं, परंतु इनकी प्रथम रचना हमेशा सचेतन रूप से तैयार नहीं की जाती है। अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आत्म जागरूकता विकसित नहीं करते और प्रथम रचना की जिम्मेदारी नहीं लेते, तो हम अपने प्रभाव के वृत्त के बाहर रहने वाले लोगों व परिस्थितियों को स्वयंमेव यह शक्ति दे देते हैं कि वे हमारे अधिकांश जीवन को मनचाहा आकार दें। हम रिएक्टिव ढंग से दूसरों की स्क्रिप्ट्स के हिसाब से ज़िंदगी बिताते हैं, जिन्हें हमारे परिवार, सहयोगियों, दूसरे लोगों के उद्देश्यों और परिस्थितियों के दबाव ने लिखा है। हम उन स्क्रिप्ट्स के अनुसार जीने लगते हैं जिन्हें हमारे बचपन, प्रशिक्षण या कंडीशनिंग के दौरान हमें डाला गया था। ये स्क्रिप्ट्स सिद्धांतों से नहीं बल्कि लोगों से आती है। इन स्क्रिप्ट्स का आधार इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। हमारी गहरी असुरक्षा, दूसरों पर हमारी बहुत ज़्यादा निर्भरता, स्वीकृति तथा प्रेम पाने की इच्छा, समूह में शामिल होने की ज़रूरत, महत्व और उपयोगिता के एहसास की आवश्यकता, यह महसूस करने की ज़रूरत कि हम महत्वपूर्ण है, चाहे हम इसके बारे में जागरूक हों या ना हो, चाहे यह हमारे नियंत्रण में हो या ना हो। हमारे जीवन के हर हिस्से में प्रथम रचना होती है। हम या तो अपनी ही प्रोएक्टिव योजना की द्वितीय रचना है, या फिर हम दूसरों के उद्देश्यों, परिस्थितियों या अपनी पुरानी आदतों की द्वितीय रचना है। आत्म जागरूकता, कल्पना और विवेक की अनूठी मानवीय प्रतिभाएं हमें प्रथम रचना की जांच करने में समर्थ बनाती है।
इनकी वजह से ही हम स्वयं की प्रथम रचना की जिम्मेदारी ले सकते हैं और अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कहा जाए तो 7 आदतों में से पहली आदत कहती है आप रचयिता है, दूसरी आदत प्रथम रचना है। लीडरशिप और मैनेजमेंट 2 रचनाएं। दूसरी आदत व्यक्तिगत लीडरशिप के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका अर्थ यह है कि लीडरशिप प्रथम रचना है। लीडरशिप नेतृत्व मैनेजमेंट प्रबंधन नहीं है। मैनेजमेंट द्वितीय रचना है, जिस पर हम तीसरी आदत वाले अध्याय में चर्चा करेंगे, परंतु लीडरशिप पहले आती है। मैनेजमेंट का संबंध परिणाम या योजना से है। मैं किस तरह कुछ चीज़ों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से हासिल कर सकता हूँ। लीडरशिप का संबंध कारण या लक्ष्य से है। वे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं हासिल करना चाहता हूँ। पीटर ड्रकर और वारेन बेनिस के शब्दों में मैनेजमेंट काम को सही तरीके से करना है, लीडरशिप सही काम करना है। मैनेजमेंट का अर्थ है सफलता की सीढ़ी पर कुशलता से चढ़ना, जबकि लीडरशिप यह निर्धारित करती है कि वह सीढ़ी सही दीवार से टिकी है। अगर आप दोनों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को जल्दी से समझना चाहते हो तो आप उन मजदूरों की कल्पना करें जो जंगल में औजार से टहनियाँ काटकर अपना रास्ता बना रहे हैं। ये लोग उत्पादक हैं, समस्याएं सुलझाने वाले हैं। वे झाड़ झंखाड़ को काट छांट कर रास्ता बना रहे हैं, इसे साफ कर रहे हैं। मैनेजर मजदूरों के पीछे चल रहे हैं, वे दूसरों के औजारों पर धार कर रहे हैं, नीति और नियमों की निर्देशिका लिख रहे हैं, मांसपेशी विकास कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, उन्नत तकनीकें ला रहे हैं और औजार से सफाई करने वालों के लिए समय सारणी तथा भुगतान की नीति निर्धारित कर रहे हैं। लीडर वह है जो सबसे ऊंचे वृक्ष पर चढ़ता है। लीडर वह है जो सबसे ऊंचे वृक्ष पर चढ़ता है, पूरी स्थिति का सर्वेक्षण करता है और जोर से चिल्लाता है, हम गलत जंगल में हैं। ये लीडर कहता है। परंतु व्यस्त कुशल मजदूरों और मैनेजरों की प्रतिक्रिया अक्सर क्या होती है? चुप रहो, हम आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्तियों, समूहों और व्यावसायिक कंपनियों के रूप में हम झाड़ झंखाड़ काटकर रास्ता बनाने में अक्सर इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम गलत जंगल में हैं और हम जिस तेज़ी से बदलते परिवेश में रह रहे हैं वह प्रभावकारी लीडरशिप को आत्मनिर्भर और परस्पर निर्भर जीवन के हर पहलू में पहले से अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। हमें सड़क के नक्शे की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी भविष्य दृष्टि या लक्ष्य और कंपास की होती है। हमें अक्सर यह मालूम नहीं होता कि आगे आने वाली तराई कैसी होगी या हमें उसे पार करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उस समय क्या निर्णय लेंगे। बहरहाल हमारा आंतरिक कंपास हमें हमेशा सही दिशा दिखाएगा। प्रभावकारिता अक्सर बचाव भी सिर्फ इस बात पर निर्भर करती कि हम कितने ज़्यादा प्रयास करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे प्रयास सही जंगल में हो रहे हैं या नहीं। और लगभग हर उद्योग व व्यवसाय में हो रहे आमूलचूल परिवर्तन में पहली ज़रूरत लीडरशिप की है तथा दूसरी ज़रूरत मैनेजमेंट की। व्यवसाय जगत में बाजार इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि जिन प्रोडक्ट्स और सेवाओं ने कुछ साल पहले तक
ग्राहक की रुचियों तथा आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक संतुष्ट किया था, वे आज पुराने और चलन से बाहर हो चुके हैं। प्रोएक्टिव सशक्त लीडरशिप को परिवेश में होने वाले परिवर्तनों पर लगातार नज़र रखना चाहिए, खासकर ग्राहक के खरीदने की आदतों तथा उद्देश्यों के परिवर्तन पर। इसके बाद लीडरशिप को सही दिशा में संसाधन व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक शक्ति उपलब्ध कराना चाहिए। कुछ परिवर्तन परिवेश को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे एयरलाइन उद्योग का निजीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं की आसमान छूती कीमतें और आयातित कारों की उत्तम गुणवत्ता तथा अधिक संख्या। अगर कोई कंपनी परिवेश पर नज़र नहीं रखती है जिसमें उसके कर्मचारी शामिल है, अगर कंपनी सही दिशा में बढ़ते रहने के लिए रचनात्मक लीडरशिप का प्रयोग नहीं करती है, तो कुशलतम मैनेजमेंट भी उसे असफल होने से नहीं बचा सकता। जैसा किसी ने कहा है, प्रभावकारिता लीडरशिप के बिना कुशल मैनेजमेंट टाइटैनिक जहाज की डेक पर लगी कुर्सियों को सीधा करने की तरह है। मैनेजमेंट की कोई भी सफलता लीडरशिप की असफलता की भरपाई नहीं कर सकती, परंतु लीडरशिप कठिन है क्योंकि हम अक्सर मैनेजमेंट के पैराडाइम पर उलझकर रह जाते हैं। सीटल में एक वर्षीय एग्जीक्यूटिव विकास कार्यक्रम के अंतिम सत्र में एक ऑयल कंपनी के अध्यक्ष ने मेरे पास आकर कहा, स्टीफन, आपने हमें दूसरे महीने में लीडरशिप और मैनेजमेंट का अंतर समझाया था। उसी समय मैंने कंपनी के प्रेसिडेंट के रूप में अपनी भूमिका पर विचार किया। मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने कभी लीडरशिप तो की ही नहीं थी। मैं पूरी तरह मैनेजमेंट में जुटा हुआ था। मैं वर्तमान चुनौतियों तथा रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों और विवरणों में उलझकर रह गया था। इसलिए मैंने मैनेजमेंट से दूर हटकर लीडर बनने का फैसला किया। मैनेजमेंट करने के लिए मैं दूसरे लोगों को नौकरी पर रख सकता था। मैं सचमुच अपने संगठन का नेतृत्व करना चाहता था। यह काम मुश्किल था। मुझे मैनेजमेंट छोड़ने के शुरुआती कष्ट झेलना पड़े, क्योंकि मैंने अपने सामने आने वाले बहुत से आवश्यक और महत्वपूर्ण मामले निपटाना बंद कर दिए थे, जो मुझे तत्काल सफलता का एहसास देते थे। जब मैंने दिशा देने, संस्कृति का निर्माण करने, समस्याओं का गहन विश्लेषण करने और नए अवसर खोजने जैसे मामलों से जूझना शुरू किया, तो शुरुआत में मुझे कोई खास संतुष्टि नहीं मिली। मेरे मैनेजमेंट छोड़ने से मेरी कंपनी के दूसरे लोगों को भी कष्ट हुआ, क्योंकि उनकी कार्यशैली का आरामदेह क्षेत्र अब बदल गया था। उन्हें यह बात पसंद नहीं आ रही थी कि वे पहले की तरह मुझसे हर समय नहीं मिल सकते थे। वे अब भी यही चाहते थे कि मैं उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहूं, उनकी दिन प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने में मदद करूं और उन पर प्रतिक्रिया करूं। परंतु मैं लगन से अपने काम में जुटा रहा। मुझे पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि मुझे अपने संगठन का नेतृत्व करना चाहिए, और मैंने ऐसा ही किया। आज हमारे बिजनेस का हुलिया ही बदल चुका है। हम अपने परिवेश के अधिक सामंजस्य में आ चुके हैं। हमारी आय दुगनी और लाभ चौगुना हो गया है। मैं लीडरशिप में बहुत आगे बढ़ गया हूँ। मुझे विश्वास है कि अक्सर माता पिता भी मैनेजमेंट के पैराडाइम में उलझकर रह जाते हैं। दिशा, उद्देश्य और परिवार की भावना के बजाय वे नियंत्रण, कुशलता और नियमों के बारे में सोचने लग जाते हैं। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में तो लीडरशिप की कमी और भी साफ नज़र आती है। अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करने से पहले ही हम लक्ष्य बनाने और उन्हें हासिल करने के कुशल मैनेजमेंट में जुट जाते हैं। दोस्तों,
आज के लिए इतना ही, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी, क्योंकि अंत को ध्यान में रखकर ही शुरुआत करें। तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू था और इसके ऊपर ही हमने आज बात की है। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और